ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। कहा, भारत दूसरे देशों की भी कर रहा है मदद। कर्नाटक के शिवमोगा में डायनामाइट और जिलेटिन की छड़ लदी एक ट्रक में विस्फोट होने से बिहार के 8 मजदूरों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताई गहरी संवेदना। राज्य सरकार ने कहा, सोशल मीडिया पर मंत्री, सांसद और विधायक समेत सरकारी कर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में। कोहरे के कारण सड़क, हवाई और रेल यातायात प्रभावित। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर रहे थे। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। और आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इतना ही नहीं, भारत अनेकों देशों की मदद भी कर रहा है। श्री मोदी ने लाभार्थियों और भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने पर कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब टीकाकरण अभियान के पहले चरण में टीके लगवाकर आम लोगों का भरोसा बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत नेपाल को कोविड टीके की 10 लाख खुराक उपहार के तौर पर दी है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा कि ये टीके 10 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग टीके के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। कर्नाटक के शिवमोगा में डायनामाइट और जिलेटिन की छड़ लदी एक ट्रक में विस्फोट होने से बिहार के 8 मजदूरों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि सड़क टूट गई और आसपास के कई घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। विस्फोटक भरा ट्रक खनन कार्यों के लिए ले जाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक सरकार दुर्घटना में घायल लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मजदूरों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री कुमार ने स्थानीय आयुक्त को घटना की पूरी जानकारी लेने और घायलों का इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर मंत्री, सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने वाले तत्वों के खिलाफ साइबर अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने बताया कि सभी विभागों को इस संबंध में आदेश निर्गत कर कहा गया है कि इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल इसकी सूचना दी जाए। इसमें लोगों को ये जानकारी देने के लिए भेजा गया है ये पत्र की नोडल एजेंसी को वो मदद के लिए अप्रोच कर सकते हैं और अगर उनकी शिकायत सही होगी तो उसमें कानूनी मामला बनेगा तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। इधर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा है कि यह आदेश सिर्फ आपत्तिजनक पोस्ट के लिए है। जो ये एडवाइजरी इशू की गई है आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से वो ये है कि यदि अफवाह टाइप की सूचनाएं हों, गलत सूचनाएं हों और जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हों और अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग करने वाली बातें सोशल मीडिया पे कही जाएं तो उनके बारे में सूचित किया जा सकता है क्योंकि ये आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 458 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,55,538 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 168 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,59,617 हो गई। आज सबसे अधिक पटना से 65 मामले सामने आए हैं। अररिया से 13 और अरवल से 11 मामलों की पुष्टि हुई है। 13 जिलों से आज एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,606 है। इधर देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.78% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 1,88,000 से अधिक मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.78% है। राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोहों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के चलते इस बार सादे समारोह में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रमंडल मुख्यालय में प्रमंडलीय आयुक्त और जिला मुख्यालय में जिला पदाधिकारी झंडोत्तोलन करेंगे। जारी आदेश में सभी जिलाधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। चैनपुर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद जमा खां आज जदयू में शामिल हो गए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के निवास स्थान पर उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस विधानसभा चुनाव में बसपा से केवल मोहम्मद जमा खां ही निर्वाचित हुए थे। बिहार विधानसभा के 19 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 19 फरवरी को राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश होगा। इसी दिन दूसरे सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बजट पर सामान्य विमर्श के लिए 2 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। हालांकि आज धूप खिलने के बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि कल सुबह भी घना कोहरा छाया रहेगा। उन्होंने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इस वर्ष का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आज रात से पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वायुमंडल की निचली सतह पर हवा की गति भी धीमी है, जिसके फलस्वरूप अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, दिन में धूप खिलेंगे और साथ ही साथ रात के समय की सर्दी बरकरार रहने की संभावना है और साथ ही कोहरे का भी प्रभाव यथावत बने रहने की संभावना है। आज 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इधर घने कोहरे के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद 31 जनवरी तक ही की जाएगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने किसानों से जल्द अपनी धान बेचने की अपील की है।
राज्य सरकार ने प्रदेश में निर्मित कृषि यंत्रों की खरीद पर 10% अतिरिक्त अनुदान देने का फैसला किया है। कृषि निदेशालय के अनुसार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया। इसके लिए प्रदेश के 5 कृषि यंत्र निर्माताओं का चयन किया गया है। इस वर्ष होने वाली मैट्रिक परीक्षा में दोनों पालियों में परीक्षार्थियों को अलग अलग रंग की उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार पहली पाली में OMR शीट और उत्तर पुस्तिका का रंग गुलाबी होगा, जबकि दूसरी पाली में यह बैंगनी रंग की होगी। परीक्षार्थियों को अतिरिक्त कॉपी या OMR शीट नहीं मिलेगी। औरंगाबाद जिले के एक परीक्षा केंद्र पर रद्द की गई बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अब 14 फरवरी को होगा। आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया है कि CBSE की बोर्ड परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थियों को बायोमीट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस खबर को आधारहीन बताते हुए कहा है कि CBSE ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को पूरक आहार के रूप में पौष्टिक आचार और सहजन के बने उत्पाद भी दिए जाएंगे। समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय ICDS ने बच्चों और महिलाओं में प्रोटीन और विटामिन की कमी दूर करने के लिए ये फैसला किया है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत गया जिले से होगी। पूर्व मध्य रेलवे ने राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस और पटना से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेनों की परिचालन अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों का अब दानापुर रेल मंडल के गहमर स्टेशन पर भी ठहराव होगा। शिवहर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत विभिन्न मामलों के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंधवा गांव में अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। सुपौल जिले के भीमपुर के पास पटना से पूर्णिया जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में लगभग 6 यात्री घायल हो गए। भोजपुर जिले के आरा में पदस्थापित बिहार पुलिस की एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। कहा, भारत दूसरे देशों की भी कर रहा है मदद। कर्नाटक के शिवमोगा में डायनामाइट और जिलेटिन की छड़ लदी एक ट्रक में विस्फोट होने से बिहार के 8 मजदूरों की मौत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताई गहरी संवेदना। राज्य सरकार ने कहा, सोशल मीडिया पर मंत्री, सांसद और विधायक समेत सरकारी कर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में। कोहरे के कारण सड़क, हवाई और रेल यातायात प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।